मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर्स इन इंडिया के बारे में, जो कि ये हमारा फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का 3rd चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर्स इन इंडिया। ड्यूरिंग लास्ट 40 years a large number of artificially constructed freshwater reservoirs are formed। 40 साल से यहाँ पे आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाने का काम चालू है इंडिया में। These impounded freshwater bodies are formed for the completion of various multi-purpose river valley project। तो ये जो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं इनको क्या बोला गया है? इम्पाउंडेड फ्रेश वाटर बॉडीज मीन्स सीज की हुई फ्रेश वाटर बॉडी, ठीक है। ये बनाए जा रहे हैं वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, फिश कल्चर हो या फिर वाटर सप्लाई हो, लोगों के लिए वाटर सप्लाई करना हो, उसके लिए ये सब कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। फिश प्रोडक्शन इन इंडिया रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वाटर टू वाटर डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। तो फिश प्रोडक्शन कैसे हो, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम वाटर टू वाटर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। तो फिशरी वहाँ पे उतने पानी में कितनी कर सकते हैं हम लोग फिशरी, उसका भी एक रेंज होता है कि इतनी ही हमको स्टॉकिंग करना है, तो वो वेरी करता है फ्रॉम वाटर बॉडी टू वाटर बॉडी। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 6.2 kg एंड 39 kg पर हेक्टर इन तंगभद्रा एंड मेटूर रिस्पेक्टिवली एंड 250 kg पर हेक्टर इन केथम। और इनका एस्टिमेट किया गया है 6.2 kg इन तंगभद्रा एंड 39 kg इन मेटूर। तो 6.2 मीन्स यहाँ पे तंगभद्रा में कम है फिश प्रोडक्शन और 39 kg तो तंगभद्रा से ज़्यादा प्रोडक्शन मेटूर में है। और केथम में कितना है? केथम में 250 kg पर हेक्टर। द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इंडियन रिजर्वायर बीइंग ओनली 6 to 7 kg पर हेक्टर। और इंडिया से अप्रोक्सीमेट एवरेज फिश प्रोडक्शन कितना होता है इंडियन रिजर्वायर से? 6 to 7 kg पर हेक्टर। The various steps adopted for development of reservoirs fishery in India are। तो जब हमको अगर रिजर्वायर बनाना है फिशरी के लिए तो हमको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, जो कि आगे दी गई है। A complete survey of fish fauna of river basin before impoundment of river। तो इम्पाउंडेंट सीज करने के पहले, इम्पाउंड करने के पहले क्या करना पड़ता है? कंप्लीट सर्वे करना पड़ता है वहाँ पे फिश फौना कैसा है और वो रिवर बेसिन में मतलब वीड्स है कि नहीं प्रॉपर, उसमें फिश किस तरह से स्टॉक कर सकते हैं, तो ये सारा सर्वे पहले हमको ज़रूरी होता है। रिमूवल ऑफ सबमर्ज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सबमर्ज ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ, जैसे रिजर्वायर हम बना रहे हैं वहाँ पे पानी के अंदर अगर समझो बहुत बड़े बड़े रॉक्स वगैरह है और बहुत ज़्यादा वीड हो गया है तो उसको हमको पहले रिमूव करना पड़ेगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म एट डैम साइट्स और नियर रिजर्वायर। और 3rd स्टेप कौन सी करनी है कि हमको फिश फार्म कहाँ पे बनाना है? नियर रिजर्वायर और डैम। स्टॉकिंग ऑफ रिजर्वायर्स, बाद में उसके बाद उसमें हमको स्टॉकिंग करनी है हमारे फिशेस की रिजर्वायर में। सर्वे ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड इन द रिजर्वायर। और फिश ब्रीडिंग ग्राउंड कैसा है उसका हमें सर्वे करना है, क्योंकि वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड अच्छे से नहीं होगा तो फिर फिश अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाएंगी। रिहेबिलिटेशन ऑफ फिशरमैन को वहाँ पे फिर से स्टैब्लिश करना पड़ेगा, मीन्स सेटल करना पड़ेगा वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज करनी होगी। एक्सपेरिमेंटल फिशिंग, अगर हम फिशिंग वहाँ पे करना चाहते हैं तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिशिंग करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग होगा। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद
कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं और फिशरी जो हम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है। तो ये सारी स्टेप है। अगर हमको रिजर्वायर में फिश कल्चर करना है तो सबसे पहले हमको ये सारी स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अभी ये जो सारी स्टेप्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। प्री इम्पाउंडमेंट सर्वे ऑफ रिवर बेसिन, अ कंप्लीट सर्वे ऑफ फिश एंड फिशरी ऑफ रिजर्वायर टुगेदर शुड बी कंडक्ट। तो फिश और फिशरी का कंप्लीट सर्वे हमको करना पड़ेगा उस रिजर्वायर का। इन द सर्वे इंफॉर्मेशन ऑफ द रिवर बेसिन, फिशिंग विलेजेस, फिशरमैन पॉपुलेशन, फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर इज इसेंशियल फॉर प्लांट डेवलपमेंट। तो अगर हमको ये प्लांट बनाना है, रिजर्वायर अगर बनाना है, वहाँ पे हमको फिश कल्चर करना है, तो हमको सबसे पहले ये सर्वे करना पड़ेगा कि वो रिवर बेसिन ठीक है या नहीं। उसके बाद फिशिंग विलेजेस वहाँ पे होने चाहिए, फिशरमैन की पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब जितने फिशरमैन लगेंगे कैचिंग के लिए, फिर उसके बाद नेटिंग के लिए बहुत सारी गियर्स यूज़ करने के लिए फिशरमैन्स लगते हैं, तो फिशरमैन की पॉपुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए। फिशिंग क्राफ्ट्स होने चाहिए, हमने पढ़े हैं 11th क्लास में फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर्स। तो क्राफ्ट में नेट हो गया और बाकी मशीन्स जो भी फिशरी के काम में आती है, गियर्स में बोट हो गई, शिप हो गई, तो ये सारे गियर्स हमको वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ सबमर्ज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि हमको क्या करना है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है पानी के अंदर उनको हटाना है। फॉर इजी एंड इफेक्टिव फिशिंग बाय मॉडर्न मेथड, बॉटम ऑफ द रिजर्वायर शुड बी क्लीन। तो अगर हमको अच्छी इफेक्टिव फिशिंग करना है, फिश कल्चर अच्छे से करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सब क्लीन करना पड़ेगा। रिजर्वायर को पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसका बॉटम हमने क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए मॉडर्न मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी डन वाइल इम्पाउंडिंग द रिवर और स्ट्रीम। और ये कब किया जाता है, जब हम इम्पाउंडिंग करते हैं, सीज करते हैं किसी वाटर बॉडी को, रिवर और स्ट्रीम को। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली एंड नंबर ऑफ ट्री, रॉक, बिल्डिंग मटेरियल्स रिमेन्स एंड सबमर्ज इन वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, हम इसको अच्छे से नहीं करते हैं, प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज, रॉक या फिर बिल्डिंग मटेरियल जैसे मिट्टी वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रह जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स वगैरह, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हमें हटाने चाहिए। इट ऑब्स्ट्रक्ट फिशिंग, तो इससे क्या होता है, हमारी फिशिंग में इसमें दिक्कत आती है। द एक्वेटिक वेजिटेशन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ फिशेस, और जो एक्वेटिक वेजिटेशन अंदर में ग्रो होता है, उसके वजह से जो हमारी फिश होती है उनकी डेवलपमेंट सप्रेस हो जाती है, ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। इट ऑक्यूपाइज द प्रोडक्टिव जोन ऑफ वाटर, और ये क्या करता है, जो प्रोडक्टिव जोन होता है, जो जगह एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है फिश का, और उसको कैप्चर कर लेता है, तो उसके वजह से जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये वहाँ से हटाना ज़रूरी है। फॉर द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यूज द मशीन डेवलप बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, CIFT जो होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो मशीन डेवलप की है, वो मशीन के यूज़ से हम लोग ये वेजिटेशन को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। बाय दिस मशीन अबाउट 1.25 एकड़ मे बी क्लीन इन 8 आवर ऑपरेशन फॉर एवरी डे। अगर हम रोज़ 8 घंटे तक के ये मशीन से साफ़ करते हैं तो हमें 1.25 एकड़ का जो एरिया है वो हम क्लीन कर सकते हैं एक दिन में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म एट डैम साइट और नियर रिजर्वायर। तो फिश फार्म जो है हमको कहाँ पे बनाना है, डैम साइट पे या फिर नियर रिजर्वायर के पास बनाना है। Effective stocking is possible only when fingerlings are reared near the reservoir। तो अगर इफ़ेक्टिव स्टॉकिंग कब पॉसिबल है, जब रिजर्वायर हमारे जो वाटर बॉडी है उसके पास होगा, डैम या फिर फिश फार्म कहाँ पे होगा, डैम या फिर हमारे रिजर्वायर के पास होगा, तभी ही जो स्टॉकिंग है वो इफ़ेक्टिव हो पाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिंगरलिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस इज अनइकोनॉमिक। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है हमको किसी वाटर बॉडी से हमारे रिजर्वायर में, तो वो फिंगरलिंग अगर हम लोग दूर किसी डिस्टेंस पे हमको ट्रांसफ़र करना है
तो क्या होगा, वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होगा। ताकि जो खर्चा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा लगेगा, उसके बाद फ़िश को स्टोर करने के लिए खर्चा लगेगा, तो वो हमको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसीलिए ये इकोनॉमिकली फिट नहीं है। हेंस फॉर द रियरिंग ऑफ फिंगरलिंग फिश फार्म मस्ट बी स्टैब्लिश एट सुटेबल साइट नियर द रिजर्वायर। तो इसीलिए हमको अगर रियरिंग करना है फिंगरलिंग्स का, फिश फार्म हमें कहाँ पे बनाना है, नियर द रिजर्वायर। Soil should be observed first for water retentivity because porous soil is not suitable for fish farm। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, वो ज़्यादा पानी पकड़ के रखने वाली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पोरस सॉइल रही मीन्स पानी अगर हम डालते हैं तो उसमें से नीचे चले जाता है पानी, तो इस तरह की मिट्टी वहाँ पे नहीं चाहिए, हमारे फिश फार्म के लिए वो सूटेबल नहीं होगी। उसके बाद है स्टॉकिंग ऑफ रिजर्वायर। Maximum fish yield from the reservoir is depend upon stocking of commercially important species of fish in adequate number in it। तो अगर हमको मैक्सिमम यील्ड चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं फिश फार्मिंग, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होना, तो इसीलिए अगर हमको मैक्सिमम यील्ड चाहिए रिजर्वायर से, तो हमारे स्टॉकिंग रेट पे वो डिपेंड करता है। तो हम स्टॉकिंग किस तरह से करते हैं, कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हमने वहाँ पे स्टॉक करनी है, जो हम मार्केट में बेच सकते हैं, और वो एडिक्वेट नंबर में करना है। मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं और बहुत कम अमाउंट में नहीं, बराबर उस एरिया में कितनी फिशेज उसमें एडजस्ट हो पाती है, उसका सर्वे करने के बाद हमने उसमें स्टॉकिंग करना है। बिफोर स्टॉकिंग ऑफ फिश सीड द प्रीडेटर लाइक रेप्टाइल्स एम्फीबियन फिशेज शुड बी इरेडिकेट। अगर हम लोग जब स्टॉकिंग कर रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या करना है, प्रीडेटर्स जो होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, उसमें अगर एम्फीबियंस है या फिर बाकी जो प्रीडेटरी फिशेज है, उनको सबसे पहले हमको इरेडिकेट करना है, रिमूव करना है। Because they not only feed on stock, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन के लिए। हमारा 4th पॉइंट चल रहा था स्टॉकिंग ऑफ रिजर्वायर। तो मैक्सिमम यील्ड अगर हमको पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉकिंग जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ़िश है, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेज है, ऐसी स्पीशीज़ हमको उसमें स्टॉक करनी पड़ेगी, और वो भी एडिक्वेट नंबर में, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, इस तरह से हमको स्टॉकिंग करना है। बिफोर स्टॉकिंग ऑफ फिश सीड द प्रीडेटर लाइक रेप्टाइल्स एम्फीबियन फिश शुड बी इरेडिकेटेड। तो अगर हम लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं उसके पहले हमने क्या करना है, प्रीडेटर्स जो भी है, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो या फिर फिशेस है, उनको इरेडिकेट करना है, सबसे पहले उनको निकालना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी जो स्टॉक फिश है उनके ऊपर फीड करते हैं, उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। बिकॉज दे नॉट ओनली फीड ऑन स्टॉक डेवलपिंग फिशेज बट ऑल्सो कैरिंग पैरासाइट। तो क्योंकि हमको इन्हें क्यों इरेडिकेट करना है, उसका और एक रीज़न ये है कि ये हमारे फिश पे ही फीड नहीं करते, बल्कि वहाँ पे जो पैरासाइट्स जो है उनके ऊपर ही आते हैं और हमारे फिश को इन्फेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फिशेज गेट इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्टेड फिशेज हैव लो मार्केट वैल्यू। तो उसके कारण क्या होता है, हमारी जो फिशेज होती है वो भी इन्फेक्ट हो जाती है और उसके कारण उनको सही मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती है। द रेट ऑफ स्टॉकिंग ऑफ फिंगरलिंग इज़ वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर हम फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं तो उसका रीजन टू रीजन उसका रेट वेरी होता है। एग्जाम्पल इन MP एंड UP द स्मॉलर रिजर्वायर हैव बीन स्टॉक्ड एट 3710 to 4915 फिंगरलिंग पर हेक्टर। तो यूपी और MP में जो छोटे रिजर्वायर्स है वहाँ पे स्टॉकिंग रेट है 3710 to 4950 fingerling per hectare. In Nagarjun Sagar, the fingerling are stocked at the rate of 16,000 per hectare. तो अभी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्टॉकिंग रेट है, 16,000 पर हेक्टर, क्योंकि ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे नागार्जुन सागर में, ये बड़ी वाटर बॉडी है, इसीलिए ये यहाँ पे स्टॉकिंग रेट भी ज़्यादा है। स्टॉकिंग शुड बी डन बाय कंसिडरिंग द एरिया ऑफ रिजर्वायर एंड इम्पाउंडेड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो स्टॉकिंग किस तरह से की जाती है,
कि एरिया कितना है उस रिजर्वायर का, और हमने अगर हम लोग किसी वाटर बॉडी में कर रहे हैं इम्पाउंड करके, सीज करके उस वाटर बॉडी को, तो वो एरिया कितना है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे स्टॉकिंग डाली जाएंगी। द सर्वे ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड इन रिवर एंड रिजर्वायर। तो ब्रीडिंग ग्राउंड का सर्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सर्वे ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फिशेज इज नेसेसरी इन रिजर्वायर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर रिजर्वायर डेवलपमेंट करना है हमें, तो हमें ब्रीडिंग ग्राउंड का सर्वे पहले करना होगा। मोस्टली फिशेज ब्रीड आइदर इन द रिजर्वायर इटसेल्फ और इन द रिवर विच ड्रेन इनटू द वाटर ऑफ रिजर्वायर। तो फिश रिजर्वायर पे में भी ब्रीड करती है, या फिर जहाँ से उनको ला रहे हैं, जिस रिवर से हम लोग रिजर्वायर में ला रहे हैं, वहाँ पे भी उनका ब्रीडिंग होता है। एग्जाम्पल, मैच्योर फिशेज माइग्रेट फ्रॉम द रिजर्वायर हीराकुंड इन टू द रिवर महानदी। तो फिश माइग्रेट करती है, जब उनको स्पॉनिंग ब्रीडिंग करना होता है तब क्या करती है, फिश माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कुछ फिशेज जो मैच्योर फिशेज होती है वो हीराकुंड से तो महानदी रिवर तक माइग्रेट करती है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। When fishes concentrated for spawning in the river, they are caught and consumed. तो जब ये रिवर में, जब ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती है स्पॉनिंग करने के लिए, उस टाइम पे अगर नेटिंग की जाए तो फिर ये सारी ही पकड़ में आ जाती है और कंज्यूम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, हेंस इट इज़ इसेंशियल टू सर्वे द स्पॉनिंग ग्राउंड टू प्रोटेक्ट और सेव ब्रीडिंग फिश फ्रॉम कैचेस। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो ब्रीडिंग फिश अगर हम लोग कैच करके कंज्यूम कर लेते हैं तो प्रोडक्शन कैसे होगा आगे, ठीक है, जब स्पॉनिंग ही नहीं होगा फिर आगे हमको फिशेस कैसे मिलेंगी। तो इसीलिए ये फिश पकड़ी जानी नहीं चाहिए, और इसीलिए इसका सर्वे होना बहुत ज़रूरी है कि स्पॉनिंग पीरियड अगर चल रहा है तो फिर नेटिंग करना नहीं चाहिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ फिशरमैन कम्युनिटीज़ नियर द डैम। तो अभी जो फिशरमैन है उनका पुनर्वसन करना, मीन्स उनका फिर से स्टैब्लिश करना, जहाँ पे हम लोग ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जहाँ पे फिश फार्मिंग हो रही है, तो नियर द डैम हमने रिजर्वायर बनाया। उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, वहाँ पे फिशरमैन्स का रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। अ वेरी फ्यू पॉपुलेशन ऑफ फिशरमैन लिव इन द विसिनिटी ऑफ रिजर्वायर। तो रिजर्वायर के आसपास रहने वाले कुछ ही फिशरमैन की पॉपुलेशन होती है। In Rajasthan, most of the fishermen are domestic servant and very few of them are living by fishing. तो बहुत राजस्थान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो फिशरमैन हैं वो घरेलू काम करने लग गए हैं, और जो बहुत ही कम जो फिशरमैन बचे हैं वो फिशिंग से अपना लिविंगहुड चला रहे हैं। द फिशरमैन पार्टीज फ्रॉम यूपी माइग्रेट टू राजस्थान एंड कैरी आउट फिशिंग इन रिजर्वायर। तो जो यूपी के जो फिशरमैन्स हैं वो माइग्रेट करके राजस्थान में चले गए हैं, और वहाँ पे वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और अपना लिविंग कर रहे हैं। द सिचुएशन इन एमपी इज़ ऑल्सो सिमिलर। एमपी में भी यही सिमिलर सिचुएशन देखी जाती है। द फिशरमैन पार्टीज ऑफ इन यूपी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर कैचिंग द फिशेज। तो जो यूपी की पार्टीज है फिशरमैन की, वो प्लेसेस टू प्लेसेस मूव करते रहते हैं फिश कैचिंग के लिए। ओनली फ्यू फिशरमैन आफ्टर आंध्र प्रदेश सेटल ऑन तंगभद्रा रिजर्वायर। तो आंध्र प्रदेश से जो फिशरमैन है वो तंगभद्रा रिजर्वायर के पास सेटल हुए हैं, बहुत कम है ऐसे फिशरमैन। फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इन रिजर्वायर सफिशिएंट नंबर ऑफ फिशरमैन आर रिक्वायर्ड फॉर कैचिंग, कलेक्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फिशेज। तो अगर फिशरी डेवलपमेंट हमको अच्छे से करना है तो हमें रिजर्वायर के पास सफिशिएंट नंबर में फिशरमैन की ज़रूरत होगी, ताकि वो कैचिंग के लिए अलग फिशरमैन होते हैं, कलेक्शन के लिए अलग होते हैं, उसके बाद डिस्पोजल होता है, नेटिंग होता है। तो ये सब काम के लिए हमें सफिशिएंट नंबर में फिशरमैन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर फिशरमैन शुड बी रिहेबिलिटेट एंड ट्रेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर फिशरी। तो रिजर्वायर फिशरी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, जो फिशरमैन हैं उनको वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी, उनको वहाँ पे सेटल करना होगा और उनको अच्छी से ट्रेनिंग देनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। It is necessary to organize the fisherman cooperative society among the fisherman population.
तो ये ज़रूरी है कि अगर हम लोग फिशरमैन वहाँ पे जब रिजर्वायर पे फ़िश कल्चर कर रहे हैं तो हमने फिशरमैन को भी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन किया है और उसके बाद वहाँ पे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म करना ज़रूरी है। इट विल सॉल्व मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर फिशिंग। तो रिजर्वायर फिशिंग की डेवलपमेंट के लिए उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की आवश्यकता है। एज यूजुअल द फिशरमैन मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैच द फिशेज विद गिल नेट और अदर डिवाइस इन डीप वाटर। तो हमेशा फिशरमैन को ये डिफ़िकल्टी आती है कि गिल नेट से अगर जो नेट होती है उनसे उनको फिशिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें बाकी और डिवाइसेस की ज़रूरत होती है अगर डीप वाटर में उनको फिशिंग करना है तो। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे थे। Though cooperative society, fourth point, though cooperative society, they may demand for the different devices in the form of different net and board useful in such fishing। तो अगर हमें इस तरह की फिशिंग करनी है तो हमें अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस वहाँ पे लगेंगे जो कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिमांड हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि बोट्स हो गए, नेट हो गए। गवर्नमेंट हेल्प द फिशरमैन बाय गिविंग लोन एंड ट्रेनिंग। तो गवर्नमेंट ऐसे समय पे फिशरमैन की हेल्प करते हैं बाय गिविंग लोन और ट्रेनिंग। इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम ऑफ फिश कैचिंग, डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। तो ये एक ही सॉल्यूशन है कि फिशरमैन का हम लोग जो प्रॉब्लम है फिश कैचिंग से रिलेटेड, डिस्पोजल से रिलेटेड, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिशिंग, 8th वाला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल फिशिंग। बिफोर ओपन द रिजर्वायर फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपेरिमेंटल फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो अगर हमको रिजर्वायर करना है, कमर्शियल लेवल पे हमको वहाँ पे फिश कल्चर करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब हमें एक्सपेरिमेंटल फिशिंग ये एक स्टेप हमको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ इसेंशियल टू नो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो हमें ये पता करने के लिए कि किस तरह से जो कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा यूज़ में, ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं और कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हमको पता करना होगा। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल फिशिंग इफ़िशियंसी ऑफ नेट शुड बी डिसाइडेड। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिशिंग के टाइम पे जो नेट यूज़ की जाती है उनकी इफ़िशियंसी पता कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। द फिशिंग बाय अनडिज़ायरेबल मेश्ड नेट हैज़ ग्रेट डिसएडवांटेज। तो अगर नेट साइज़ अगर अच्छे से नहीं रहा तो हमें बहुत सारा डिसएडवांटेज होगा उसका, क्योंकि अगर बहुत बड़े साइज़ के नेट है तो हम अगर बहुत छोटे साइज़ के नेट है तो हम लोग बड़ी मछलियाँ अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और जो साइज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि उसमें से जो छोटी मछलियाँ भी अगर आए हैं, ठीक है, बड़ी मछलियों के साथ छोटी मछलियाँ भी उसमें कैप्चर हो जाती है, तो जो साइज़ होता है मैश का उसमें से जो छोटी मछलियाँ हो वो पास हो जाए और हमको छोटी मछलियाँ हम लोग ना निकाल पाए। तो इस तरह से मैश साइज़ होनी चाहिए नेट की। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिशिंग अंडरटेकन ड्यूरिंग 1960-61 एट मेटूर, कृष्णराज सागर एंड तंगभद्रा रिजर्वायर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फिशिंग की गई है इन 1960-61 एट मेरठ, कृष्णराज सागर और तंगभद्रा रिजर्वायर पे। It has been proved that 50 mm to 63 mm mesh net are convenient to catch the desirable species। तो हमको जो डिज़ायरेबल स्पीशीज़ कैच करनी है उसके लिए 50 mm to 63 mm mesh की नेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंट है ऐसे कैचेस के लिए। वाइल कतला रिक्वायर्ड लार्ज मेश साइज नेट, और कतला को का कल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा लार्ज साइज़ की नेट हमको यूज़ करनी है। Transportation and marketing. There should be facility of required number of boats to transfer the fishes from fishing site to the landing center।
तो अगर हम लोग जब फ़िश कैच करते हैं तो हमें फ़िशिंग साइट से लैंडिंग सेंटर तक के पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बोट्स चाहिए होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ज़रूरी होती है। बोट्स मस्ट हैव फैसिलिटी ऑफ टेम्पररी प्रिजर्वेशन ऑफ फिश इन आइस एंड सॉल्ट। तो बोट अगर है तो उसमें ये भी फैसिलिटी होना ज़रूरी है कि फ़िश को प्रिजर्व करके रख सके हम लोग टेम्पररीली। तो उसमें आइस की फैसिलिटी या फिर सॉल्ट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश स्टॉक। कंजर्वेशन ऑफ फिश स्टॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। फिश स्टॉक जो है उसको हमने प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी डन अंडर द इंडियन फिशरी एक्ट। तो ये इंडियन फिशरी एक्ट में ये किया जाता है कंजर्वेशन, विच इज़ इन फोर्स इन वेरियस स्टेट। अभी वो हर एक स्टेट में लागू कर दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ फिश स्टॉक इज इसेंशियल टू ऑब्टेन एंड होल्ड यील्ड ऑफ फिश। तो कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो हमारी फिश यील्ड है वो बराबर से रख सके। मीन्स फिश यील्ड में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पॉपुलेशन हमको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमको कंजर्वेशन उनका करना है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फिशरी रिसोर्स। तो कंजर्वेशन इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम वेस्टेज ना हो कोई फिशरी रिसोर्स का। Still, there is no legislation regarding capture fishery, hence in the river and reservoir and fishing is free. तो यहाँ पे कोई कायदा नहीं है इसके लिए, कैप्चर फिशरी के लिए, इसीलिए रिवर और रिजर्वायर में जो फिशिंग है वो फ्री है। देयर मस्ट बी सर्टन रूल एंड रेगुलेशन, अदरवाइज रिवर एंड रिवर्स आर फ्री फॉर कैचिंग फिशेज। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए ताकि जो हमारे रिवर्स है वो फिश, मतलब ऐसा ना हो कि फिशिंग उसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। सीजनल फिशिंग। द कंजर्वेशन ऑफ फिश स्टॉक इन इंडिया रिजर्वायर कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो कंजर्वेशन हम लोग इन फॉलोइंग स्टेप को अगर अप्लाई करें तो हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सीजनल फिशिंग। फिशिंग शुड बी अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। फिशिंग एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही होनी चाहिए। ड्यू टू विच फिशरमैन में कैप्चर वेराइटी फिशेज ऑफ मार्केटेबल साइज ओनली फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया। तो फिश एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर साइज की एक वेराइटी ऑफ फिश कैच कर सकता है। क्लोज सीजन। फिशिंग शुड बी क्लोज ड्यूरिंग जून जुलाई टू द एंड ऑफ सितंबर। फिशिंग जून जुलाई और सितंबर के एंड तक के बंद रखनी चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड फिशेज माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। इस पीरियड में फिश माइग्रेशन करती है स्पॉनिंग के लिए। सो फिशेज शुड नॉट बी डिस्टर्ब एंड अलाउ देम टू ब्रीड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। तो फिशेज को इस समय पे फिश को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और उन्हें ब्रीडिंग करने के लिए वहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिलना चाहिए और उनको एटलीस्ट 1 ईयर तक के उनको ये डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होना चाहिए। सर्टन सेक्शंस ऑफ रिवर्स एंड रिजर्वायर शुड बी क्लोज फॉर फिशिंग ऑल द ईयर अराउंड। तो कुछ सेक्शन जो है वो फिशिंग के लिए क्लोज कर देने चाहिए एक पूरे साल भर के लिए। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, ब्रीडिंग फिश क्या करती है, वहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ पे ब्रीड करती है। फिशेज विल कॉन्सेंट्रेट एट दैट रिजर्व एरिया फॉर ब्रीडिंग, सो फ्राई एंड फिंगरलिंग फाउंड इन लार्ज नंबर। तो जो मैच्योर फिशेज है वो क्या करती है, माइग्रेट करती है फॉर ब्रीडिंग। तो वो रिजर्व एरिया में वो माइग्रेट करती है और जो फिश के फ्राई और फिंगरलिंग होते हैं वो हमें लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। लिमिट ऑन मेश साइज ऑफ नेट। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स विथ सुटेबल मेश साइज। तो सुटेबल मेश साइज के हिसाब से अलग अलग टाइप की नेट यूज़ करना चाहिए। इट विल अवॉइड द कैच ऑफ फिशेज ऑफ स्मॉल साइज। जो कि छोटी साइज की जो मछलियाँ हैं उनका कैच करना अवॉइड करेगा। बिकॉज कैचिंग ऑफ स्मॉल साइज फिश रिड्यूस द फिश प्रोडक्शन। अगर हम लोग स्मॉल साइज के फिश कैच करते हैं तो वो क्या होगा, फिश प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा उसके वजह से। लिमिट ऑन द साइज ऑफ फिश टू बी कैच। तो लिमिट होनी चाहिए कि किस साइज की फिश कैच करनी है।
बहुत छोटे जो फिशेस होते हैं उनको कैच नहीं किया जाना चाहिए। फॉर द कैचिंग ऑफ फिशेस मिनिमम साइज रिकमेंडेड इज फ्रॉम 229 mm to 305 mm इन डिफरेंट स्टेट। तो कैचिंग के लिए मिनिमम साइज होना चाहिए 229 mm to 305 mm। तो ये अलग अलग स्टेट में है ये रूल। बट एट सर्टन प्लेसेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन साइज ऑफ फिश फॉर कैचिंग इज नोटिस्ड। तो बहुत सारे प्लेसेस पे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस साइज की फिश को कैच करना है। कैचिंग ऑफ स्मॉल साइज फिशेस मस्ट बी अवॉइडेड अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन लो फिश प्रोडक्शन। तो छोटी साइज की फिश का कैच करना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा फिश प्रोडक्शन बहुत लो हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? एक स्मॉल नैरो रिवर होती है, ठीक है। अ स्ट्रीम इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ वाटर with dissolved and suspended organic and inorganic material flowing towards a lower level with the line of least resistance। तो जहाँ ये जो स्ट्रीम्स होती है ये क्या होता है, इसमें ऐसा वाटर होता है जिसमें डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि लोअर एरिया की तरफ फ्लो करते हैं और जहाँ पे लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मीन्स जहाँ पे प्रतिरोधक होते हैं, कम प्रतिरोधक होते हैं, वहाँ उधर की तरफ ये फ्लो होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्ट्रीम में बी सीजनल और पेरिनियल। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड है कि स्ट्रीम किस तरह से हो सकता है, सीजनल है या फिर पेरिनियल है। तो यहाँ पे टाइप्स दिए हैं। परमानेंट स्ट्रीम, these streams have many source of water such as seepage, spring and surface water। तो परमानेंट स्ट्रीम होने के कारण ये स्ट्रीम ये जो सोर्स होता है यहाँ पे सीपेज से भी आ सकता है सोर्स, स्प्रिंग से भी आता है और फिर सरफेस वाटर से भी आता है। सच टाइप ऑफ स्ट्रीम कैन बी द वाटर सोर्स फॉर कल्चर फिशरी। तो इस टाइप के जो स्ट्रीम होते हैं परमानेंट स्ट्रीम, तो ये वाटर सोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फिशरी कल्चर। इंटरमिटेंट streams, these streams have surface runoff, the main source of water and flows during rainy season only। तो यहाँ पे सरफेस रन ऑफ जो होता है, सरफेस का पानी होता है, ये फ्लो होता है इन स्ट्रीम्स में और ये ज़्यादातर रेनी सीजन में पाए जाते हैं। इन हैवी रेनफॉल एंड स्नो मेल्टिंग रीजन दे मे बी परमानेंट। तो ये परमानेंट नहीं होते हैं, बट अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और स्नो मेल्ट होते रहता है उस वहाँ के रीजन में ये परमानेंट होती है स्ट्रीम्स। इंटरप्टेड स्ट्रीम, दीज स्ट्रीम्स फ्लो अल्टरनेटली ऑन एंड बिलो द सरफेस। तो ये जो स्ट्रीम होती है ये अल्टरनेट फ्लो होती है, ऑन द सरफेस भी फ्लो होती है और बिलो द सरफेस भी फ्लो होती है, तो इसलिए इसको इंटरप्टेड स्ट्रीम्स कहा जाता है। Thank you students।